नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जीके और जीएस से संबंधित। इसमें इतिहास विषय भी इंक्लूड है। तो आइए देखते हैं विद व्याख्या सहित। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो देखें पहला प्रश्न क्या कहता है। गौतम बुद्ध की हम बात करें तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। वर्तमान में सारनाथ को ऋषिपत्तनम कहते हैं। तो गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था या ऋषिपत्तनम में दिया था। गौतम बुद्ध की प्रथम बोध संगति कब हुई थी। तो गौतम बुद्ध की प्रथम बोध संगति राजगृह में हुई थी। और उस समय शासक कौन था। तो अजातशत्रु उस समय शासक थे। बौद्ध धर्म की दूसरी बोध संगति कब हुई थी। तो वैशाली में हुई थी। उस समय शासक कौन था, कालाशोक शासक था। तृतीय बोध संगति की बात करें तो पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक उस समय शासक था। चतुर्थ बोध संगति कुंडलबन में हुई थी और शासक उस समय कनिष्क थे। तो प्रथम राजगृह अजातशत्रु, द्वितीय बोध संगति वैशाली कालाशोक, तृतीय बोध संगति पाटलिपुत्र अशोक और चतुर्थ बोध संगति कुंडलबन कनिष्क में। ये इसके क्या थे, उस समय शासक थे और ये स्थान थे जहाँ बोध संगति हुई थी। अगला हम प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न हमारा वो है अभ्यारण्य। अभ्यारण्य की हम बात करें तो पेरियार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। पेरियार अभ्यारण्य, तो पेरियार अभ्यारण्य जो है हमारा वो केरल के अंदर स्थित है। दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दक्षिग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कश्मीर के अंदर स्थित है। और वाल्मीकि और कैमूर वाल्मीकि बिहार, तो वाल्मीकि और कैमूर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो बिहार के अंदर स्थित है। अगला हमारा कान्हा, माधव और पेंच, तो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित हैं। अब कान्हा कृष्ण भगवान जी, माधव भी कहते थे उन्हें, और पेंच कर दिया था उनके मध्य में, उन्हें उनकी माता ने बांध दिया था। तो कान्हा, माधव और पेंच ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित हैं। बेतला और पलामू, बेतला को कहते हैं पलामू, तो बेतला, पलामू, हजारीबाग ये राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के अंदर स्थित हैं। तो बेतला, पलामू, हजारीबाग राष्ट्रीय अभ्यारण्य झारखंड के अंदर स्थित हैं। और केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के अंदर स्थित है। केबिल लामजाओ विश्व का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है। अगला हम बात करें पंचायतन शैली, तो पंचायतन शैली में कौन कौन से मंदिर शामिल हैं। तो कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया जो महादेव मंदिर है वो कहाँ स्थित है। तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। और खजुराहो कहाँ है, तो खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और उस समय शासक थे कौन, चंदेल विद्याधर। ये किसने बनवाया था, तो ये कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल विद्याधर ने बनवाया था। खजुराहो में स्थित है। खजुराहो कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। अगला जो प्रश्न है हमारा लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर स्थित है। भुवनेश्वर की राजधानी उड़ीसा में स्थित है लिंगराज मंदिर। किसने बनवाया था इसे, तो राजा अयाती केसरी ने इसे बनवाया था। ये दोनों मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और लिंगराज मंदिर, ये पंचायत शैली में शामिल हैं, लेकिन कैलाश मंदिर पंचायत शैली में शामिल नहीं है। तो कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, तो कैलाश मंदिर महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। और इसे किसने बनवाया था, तो कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे कृष्ण प्रथम, उन्होंने इसे बनवाया था। अगले प्रश्न की हम बात करें वो है अकबर। अकबर कौन थे और अकबर का शासनकाल। तो अकबर का जो राज्याभिषेक किया गया था वो 14 फरवरी 1556 ईस्वी में राज्याभिषेक इनका किया गया था। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी के अंदर अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है, तो वो अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। दास प्रथा का अंत किसने कराया था, तो दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में अकबर ने कराया था। जजिया कर किसने समाप्त किया था, तो जजिया कर 1564 ईस्वी में अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था। जो लोगों पर लगने वाला कर था, जजिया कर। और दास प्रथा का अंत 1562 में अकबर ने करवाया और जजिया कर समाप्त अकबर ने ही कराया था। अगले हम प्रश्न की बात करें तो वो है नोटों पर चित्र। तो
तो 10 रुपये के जो नोट पर चित्र बना हुआ है वो सूर्य मंदिर का चित्र बना हुआ है 10 रुपये के नोट पर। और सूर्य मंदिर का जो चित्र है, तो सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में स्थित है, कोणार्क में स्थित है। 20 रुपये के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? तो 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं 20 रुपये के नोट पर। अगला प्रश्न हमारा 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? तो हम्पी के जो पत्थर हैं, रथ मंदिर 50 के नोट पर बना हुआ है। 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? तो 100 रुपये के नोट पर रानी की बाव बनी हुई है, 100 रुपये के नोट पर। 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? तो 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप बना हुआ है, सांची का स्तूप 200 रुपये के नोट पर। 100 रुपये के नोट पर रानी की बाव, 50 रुपये के नोट पर हम्पी के पत्थर रथ मंदिर, और 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं, 10 रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। 500 रुपये के नोट पर क्या चित्र बना हुआ है? तो 500 रुपये के जो नोट है अभी वर्तमान में, उस पर लाल किले का चित्र है। 2000 के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? तो 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र है, अगले हम प्रश्न की बात करें तो जनगणना की हम बात करें तो जनगणना तो स्वतंत्र भारत में 1951 में प्रथम जनगणना हुई थी। जब स्वतंत्र भारत हुआ था तो 1551 में प्रथम जनगणना हुई थी, और 1991 से 2011 तक 7वीं जनगणना थी। वो 2011 तक प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना की जाती है। पहली जनगणना 1872 में की गई थी। अब स्वतंत्र भारत के बाद पूछिए या स्वतंत्र भारत से पहले की, तो स्वतंत्र भारत से पहले 1872 में की गई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। जब लॉर्ड मेयो क्या थे? शासक थे। उस समय 1872 में पहली जनगणना की गई थी, और 1872 से 2011 तक अब तक कौन सी जनगणना है? तो 15वीं जनगणना है। तो 1872 से 2011 तक 15वीं जनगणना है, और 1951 से 2011 तक 7वीं जनगणना है स्वतंत्र भारत में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आवर्त सारणी। आवर्त की ओर आती है वर्गों में। तो विद्युत ऋणात्मकता में कमी आती है और परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, यानी कि परमाणु की जो रेडियस होती है वो क्या होती है? बढ़ती है, और ऋणात्मकता में कमी आती है। किरचॉफ धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? किरचॉफ का जो धारा का नियम है वो आवेश पर आधारित है। 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻⁻6 मीटर होता है। अब हम बात करें अम्ल की, तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल होता है। अंगूर और आम और इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। पालक में ऑक्सैलिक अम्ल होता है, और नींबू और खट्टे पदार्थों में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। सेब में मैलिक अम्ल होता है, तो सेब में मैलिक अम्ल, नींबू और खट्टे पदार्थों में एस्कॉर्बिक अम्ल, पालक में ऑक्सैलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, अंगूर और आम और इमली में टार्ट्रिक अम्ल। कृत्रिम रेशे या मानव निर्मित रेशे, तो प्रथम मानव निर्मित रेशा वो कौन सा है? रेयान है, और पॉलिएस्टर, टेरिकोट और नायलॉन ये भी क्या है? कृत्रिम रेशे हैं। अब हम बात करें प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है थर्मोप्लास्टिक, एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होती है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है वो देखें। तो थर्मोप्लास्टिक जो होती है वो गर्म करने पर मुड़ जाती है, इसे कहते हैं पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं? तो खिलौना, कंघी और बैग इससे बनती हैं। खिलौना बनती हैं इससे, कंघी बनती हैं और बैग बनती हैं। किससे? थर्मोप्लास्टिक से। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गर्म करने पर नहीं मुड़ती है। मेलामाइन और बेकेलाइट ये क्या होती हैं? थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होती है वो क्या होती है? इसके जो बने हुए पदार्थ होते हैं, इससे जो बनाई जाती हैं वस्तुएं, वो कुचालक होते हैं, क्योंकि उनमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता। इसलिए तो बर्तन के जो हैंडल होते हैं वो किसके बने होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। और स्विच भी किसके बने होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं, ताकि उनमें क्या ना जाए? ऊष्मा ना जाए, यानी कि विद्युत ना जाए। साइकिल के पहिए नियत चाल से सड़क पर चलती है, यानी कि साइकिल का पहिया और नियत चाल से सड़क पर चल रहा है।
चलती है साइकिल, तो उसमें कौन सी गति है, तो उसमें वृत्तीय और स्थानांतरीय गति है। यानी कि वृत्तीय को पहिया कैसा है, वृत्त के आकार का है, और स्थानांतरीय स्थान पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, स्थान को जा रहा है। तो वृत्तीय गति और स्थानांतरीय गति होती है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का जो भार होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। पानी के अंदर वायु का बुलबुला कार्य करता है, पानी के अंदर वायु का बुलबुला कार्य करता है, तो वो किस पर कार्य करता है, वो अवतल लेंस पर कार्य करता है, अवतल लेंस पर कार्य करता है। श्रव्य तरंग, अपश्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। श्रव्य तरंग कौन सी होती हैं, तो ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, वो श्रव्य तरंगें कहलाती हैं। श्रव्य माने सुन लेना, तो मानव कान आसानी से सुन लेते हैं, यानी कि मानव कान इन्हें सुनते हैं। कौन सी तरंगों को, श्रव्य तरंगों को। अपश्रव्य तरंगें कौन सी होती हैं, तो जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, यानी कि 20 हर्ट्ज से क्या हो, कम हो, तो इन्हें मानव कान नहीं सुनते, मानव कान नहीं सुनते। पराश्रव्य तरंगें कौन सी होती हैं, तो जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो उन्हें क्या करते हैं, मानव कान इन्हें नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि कान के पर्दे क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो कुत्ता, बिल्ली, चूहे, चमगादड़ और डॉल्फिन, कुत्ता, बिल्ली, चूहे, चमगादड़ और डॉल्फिन इन्हें आसानी से सुन लेते हैं। पेट्रोलियम का उत्पाद, पेट्रोलियम के उत्पाद कौन कौन से हैं, तो हम बात करें पेट्रोलियम के उत्पाद की। पेट्रोलियम उत्पाद, तो पेट्रोलियम के उत्पाद मिट्टी का तेल, CNG, और मिट्टी के तेल को ही कहते हैं कैरोसिन, और पैराफिन मोम, ये क्या है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं मिट्टी का तेल, CNG, पैराफिन मोम, और मिट्टी के तेल को कहते हैं कैरोसिन। CNG तथा LPG के दहन से क्या निकलता है, तो CNG के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और LPG के दहन से H2O यानी कि जलवाष्प निकलती है। पूरब से पश्चिम की ओर घूमने वाले ग्रह कौन से हैं, तो पूरब से पश्चिम की ओर घूमने वाले ग्रह शुक्र और यूरेनस हैं, शुक्र और यूरेनस हैं। संसार में सबसे लंबे सर्प हैं जालीदार अजगर, जालीदार अजगर। बंकी टॉप ऑफ बीमारी है, तो बंकी टॉप ऑफ बीमारी वो है, वो विषाणु से होने वाली बीमारी है, विषाणु से होने वाली बीमारी है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है पंचवर्षीय योजना से, अर्थशास्त्र से, अर्थशास्त्र की हम बात करें पंचवर्षीय योजना है। तो पंचवर्षीय योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी, कब लागू हुई थी, तो 1951 ईस्वी से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। किस मॉडल पर आधारित है, तो हेरा-डॉमर मॉडल पर आधारित है। उसका उद्देश्य क्या था, कृषि विकास करना, यानी कृषि के क्षेत्र में विकास करना। और उसी समय भांकड़ा नांगल और हीराकुंड और दामोदर घाटी ये बनाए गए थे, यहाँ की भांकड़ा नांगल बांध और हीराकुंड और दामोदर घाटी हेरा-डॉमर मॉडल पर ये आधारित हैं, और कृषि विकास से संबंधित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या है, तो 1956 से 1961 तक चली थी, और महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित है। उस समय क्या हुआ था, तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। तो राउरकेला जो भिलाई इस्पात उद्योग केंद्र है वो कहाँ, उड़ीसा के अंदर स्थित है, और ये भिलाई इस्पात उद्योग केंद्र ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, और दुर्गापुर इस्पात उद्योग केंद्र कहाँ है, पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। तो राउर ऊ आ रहा तो उड़ीसा, भिलाई ई तो छत्तीस, और दुर्गा की पूजा कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में होती है। तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के अंदर, भिलाई इस्पात उद्योग छत्तीसगढ़ के अंदर, और राउरकेला उड़ीसा के अंदर। ये किसके सहयोग से लगाए गए थे, तो राउरकेला वाला ये जर्मनी के सहयोग से, भिलाई इस्पात उद्योग केंद्र सोवियत संघ के सहयोग से, और दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है वो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। उस समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 1961 में। छठी पंचवर्षीय योजना, तो 1980 से 1985 में छठी पंचवर्षीय योजना थी, आगत और निर्गत पर आधारित थी, यानी कि आने और जाने पर। इसका जो उद्देश्य था वो था निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, यानी कि गरीबी का कार्यक्रम, गरीबी को दूर करना, तो निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम। अगला हमारा प्रश्न है भारत में कर्क रेखा, तो भारत में कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है, तो भारत में जो कर्क रेखा है वो कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है, तो वह मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान से होकर भारत में जो कर्क रेखा होकर जाती है। कैसे याद रखेंगे, तो मित्र पर गमछा झार,
मित्र पर गमछा झार। मी से हो जाएगा क्या मिजोरम, त्रै से हो गया त्रिपुरा, ता से हो गया त्रिपुरा, और गा से हो गया, पर साइलेंट है, गा से हो गया गुजरात, मा से हो गया मध्य प्रदेश, और छा से क्या हो गया छत्तीसगढ़, झा से हो गया झारखंड, रा से हो गया राजस्थान, और इस पा से अगर हम इधर लगाएं तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पा से पश्चिम बंगाल होता है। तो मित्र पर गमछा झार। देशांतर रेखाओं की हम बात करें तो देशांतर रेखाओं की जो याद करने की ट्रिक है, कौन कौन से राज्य से होकर देशांतर रेखा जाती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर देशांतर रेखा जाती है। कैसे याद रखेंगे, तो यू मोका, यू मोका, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश, ओ से क्या उड़ीसा, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होकर देशांतर रेखा जाती है। तो कितने राज्य हुए, 5 राज्यों से होकर देशांतर रेखा गुजरती है और 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है। भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, भारत के विस्तार की हम बात करें, भारत का विस्तार, तो भारत के विस्तार है गुजरात, तो गुजरात में कहाँ तक है, तो गुजरात की हम बात करें, गुजरात में है, इधर है पूरब और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। तो पूरब की हम बात करें तो पूरब में यह है NEWS और WS, NEWS, ये क्या है W, क्या है ये W, तो NEWS, ये बन गया न्यूज, चारों दिशाओं की जानकारी देने वाला न्यूज चैनल, इसीलिए तो कहते हैं न्यूज चैनल। तो पूरब में जो है वो किबथू है, किबथू कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। विस्तार 97 डिग्री से 5 मिनट तक है। और उत्तर की बात करें तो उत्तर में इसका सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में स्थित है। तो इसका जो कहाँ तक विस्तार है इंदिरा कॉल का, वो 37 डिग्री से 6 मिनट तक है। अगर पश्चिम की बात करें तो गुजरात में गौरमाता स्थान है, 68 डिग्री से 7 मिनट तक है। और दक्षिण की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, पिन मेलिन पॉइंट अंडमान निकोबार में स्थित है, 8 डिग्री से 4 मिनट तक है। तो हमने भारत का जो विस्तार देखा। अगला हम बात करें त्यौहार, पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो पोंगल त्यौहार की हम जो बात करें वो कहाँ मनाया जाता है, वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। 14 से 15 जनवरी के मध्य, यानी 14-15 जनवरी को पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, कहाँ, तमिलनाडु के अंदर। जिंजर मेला कहाँ मनाया जाता है, तो जिंजर मेला कहाँ लगता है, हिमाचल प्रदेश में जिंजर मेला लगता है। बिहू, असम की आई बहू, तो असम में कौन सा मेला लगता है, बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है और सरहुल त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है, यानी कि सरहुल फेस्टिवल झारखंड में, ओणम केरल में, बिहू असम में, जिंजर मेला हिमाचल प्रदेश, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में, और लोसांग त्यौहार सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है यूक्रेन राष्ट्रपति। अब यूक्रेन में एक चला था राष्ट्रपति ऑपरेशन, ये क्या था, तो यूक्रेन ऑपरेशन, ये राष्ट्रपति ऑपरेशन, ये वोलोडिमिर जेलेंस्की जो 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे, और इसे कहा जाता है ऑपरेशन गंगा। इसका उद्देश्य क्या था, तो यूक्रेन में जो चलाया गया था ऑपरेशन गंगा, जो माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा ये चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। 1 मार्च 2022 को हुआ क्या, इसमें यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को निकालना। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था ऑपरेशन गंगा का, वो यूक्रेन में जो फंसे हुए भारतीय लोग थे उनको निकालना। और इसमें क्या हुआ था, तो भारतीय वायुसेना को इसमें शामिल किया गया था 1 मार्च 2022 को। अगला हमारा प्रश्न है नदियों से। अगला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, नदियों का। तो नदियों की हम बात करें, नदियों की, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो सामान्यता, सा से हो गई साबरमती, माँ से हो गई माहिन, ना से हो गई नर्मदा, ता से हो गई ताप्ती। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं, समानता, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है वो है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र कहाँ स्थित है, वो महाबलेश्वरम पर्वत। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वरम पर्वत से निकलती है, और जो महाराष्ट्र में स्थित है। और तुंगभद्रा इसकी कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो नदियों को हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है, आप हमारी वीडियो देखें और वहाँ पर देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। अगला जो प्रश्न हमारा वो है
महानदी का उद्गम स्थान। महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी की हम बात करें, किसकी? महानदी की। तो महानदी का जो उद्गम स्थान है वो सिंघावा भूमि है। सिंघावा भूमि कहाँ है? छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। और महानदी पर हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। और वहीं पर उड़ीसा राज्य में एक कटक स्थान है। उड़ीसा राज्य में क्या है? एक स्थान है कटक, जो महानदी के किनारे स्थित है। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है कटक में। किसमें? कटक में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है नर्मदा का उद्गम। नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। अमरकंटक पठार से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक पठार से निकलती है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर ये है। कौन सा? अमरकंटक पहाड़। नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया गया है और कहाँ स्थित है? ये साधु बेट द्वीप पर स्थित है। और वहीं पर सरदार सरोवर बांध के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। किसकी? एक प्रतिमा बनाई गई है। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 182 मीटर ये ऊंची है। किसकी प्रतिमा? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कहाँ है? साधु बेट द्वीप पर। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध। अगला जो प्रश्न है हमारा वह कोसी नदी। तो कोसी नदी क्या है? तो कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। दामोदर नदी क्या है? तो दामोदर नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। जैविक मरुस्थल नदी कौन सी है? दामोदर नदी। और इसे कहते हैं बंगाल का शोक। बिहार का शोक कोसी नदी, दामोदर नदी, बंगाल का शोक। बंगाल का शोक और बिहार का शोक क्यों कहा जाता है इन नदियों को? क्योंकि कोसी नदी के कारण बिहार में क्या आती है? बाढ़ आती है। और दामोदर नदी के किनारे बंगाल में क्या आती है? बाढ़ आती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। नार्वे। नार्वे कहाँ है? तो नार्वे की जो राजधानी है वो क्या है? ओस्लो है। नार्वे की राजधानी ओस्लो। नाव चलेगी सिलो सिलो। तो नार्वे की राजधानी ओस्लो। यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नार्वे को मध्यरात्रि का सूर्य कहते हैं। और नार्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है स्वीडन। स्वीडन की जो राजधानी है वो है स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम में 5 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन सी? चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो चिकित्सा, साहित्य, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और कहाँ स्थित है? ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया किसे कहते हैं? तो इटली को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहते हैं। और इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। और पो नदी का जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या होती है? अन्न की उत्पत्ति होती है। वहीं पर अन्न क्या उगाया जाता है। इसलिए इटली को कहते हैं रोटी की डलिया, विश्व का अन्न भंडार। पो नदी का जो क्षेत्र आसपास का। यूरोप की सबसे लंबी नदी। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी नदी है? वोल्गा नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा वो प्रश्न हमारा विज्ञान से संबंधित। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो लीवर क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आमाशय में क्या होता है? आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। और जो प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय के अंदर, आमाशय में क्या पाया है? आमाशय में अम्लीय रस पाया जाता है। कौन सा? अम्लीय रस। अगला हमारा पित्ताशय में कौन सा रस पाता है? तो पित्ताशय में पित्तरस संचित होता है। और अग्नाशय पेनक्रियाज में क्षुद्रांत्र में पाचक रस मुक्त करता है। अग्नाशय पेनक्रियाज का जो कार्य है वो है छोटी आंत में पाचक रस को मुक्त करना। और ये पाचक रस कैसा होता है? ये पाचक रस क्षारीय होता है। शाही क्या है? शाही एक जंगली जंतु है। शाही एक जंगली जंतु है। विज्ञान के शिक्षण अधिगम को प्रभावी कैसे बनाया जाए? तो सामूहिक क्रियाकलाप कराए जाएं। सामूहिक क्रियाकलाप द्वारा विज्ञान के शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है लार का कार्य। लार का क्या कार्य है? तो लार का जो कार्य है वो है मंड स्टार्च को शर्करा में बदलना, यानी कि स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। ये किसका काम है? ये लार का कार्य है। जठर रस में एंजाइम होता है। तो जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो जठर रस में जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज ये जठर रस में एंजाइम होते हैं। शैवाल, पालक, टमाटर और केला ये क्या करते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन कौन सी? शैवाल, पालक, टमाटर और केला। शैवाल, पालक, टमाटर और केला ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। रोमन्थी या रूमिनेंट जंतु कौन से हैं?
तो रोमैंथी और रूमिनेंट जंतु कौन से होते हैं? तो भैंस, गाय, हिरन, इन्हें कहते हैं रोमैंथी जंतु। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जल्दी जल्दी भोजन को निगल लेते हैं और वो निगलने के बाद उस पेट से क्या मुंह में को क्या लाते हैं, दोबारा भोजन को लाते हैं और फिर पाचन करते हैं। तो इन्हें कहते हैं रूमिनेंट जंतु। कौन कौन? भैंस, गाय, हिरन। मानव शरीर में क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र की लंबाइयों का अनुपात कितना है? तो मानव शरीर में क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र की लंबाइयों का अनुपात है वो है 5:1। 5:1 यानी कि 7.5 मीटर छोटी आंत की लंबाई और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। 15 पंजे 75, 15 एकम 15 तो 5:1 इनकी क्या हुआ? लंबाइयों का अनुपात हुआ। पुंकेसर के भाग कौन कौन से होते हैं? तो पुंकेसर की हम भागों की बात करें, पुंकेसर के भाग होते हैं परागकोश और तंतु। स्त्री केसर के भाग अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र ये स्त्री केसर के भाग होते हैं। पुंकेसर के भाग परागकोश और तंतु होते हैं। गायटन नामक रोग होता है, तो गायटन नामक जो रोग होता है वो थायराइड या थायराइड ग्रंथि में होता है, ये गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। मानव में अवशेषी अंग कौन से होते हैं? तो मानव में जो अवशेषी अंग है वो हैं कर्णपल्लव, यानी कि कान की जो पेशियां होती हैं कर्णपल्लव पेशियां, अक्कलदाढ़, अपेंडिक्स और शरीर के बाल। ये कैसे होते हैं? अवशेषी अंग होते हैं। कौन कौन से? कर्णपल्लव पेशियां, अक्कलदाढ़, अपेंडिक्स और शरीर के वाल। उर्वरक में उपस्थित आवश्यक पोषक तत्व कौन से होते हैं? तो उर्वरक में कौन कौन से आवश्यक तत्व जो उपस्थित होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। मानव की आहार नाल के भाग कौन कौन से हैं? तो मानव की जो आहार नाल के भाग हैं वो हैं मुख, ग्रसिका, आमाशय और क्षुधांत्र। मुख, ग्रसिका, आमाशय और क्षुधांत्र और बृहदांत्र। यानी कि पहले मानव आहार किस में करेगा? मुंह से, फिर ग्रसिका में जाएगा, फिर आमाशय में जाएगा, फिर छोटी आंत और उसके बाद बड़ी आंत में, फिर मल द्वार द्वारा बाहर निकल जाएगा। टेरियम क्या है? तो ऐसा स्थान जहाँ छोटे जंतु पाले जाते हैं उसे टेरियम कहते हैं, और ऐसा स्थान जहाँ मछलियाँ पाली जाती हैं उसे एक्वेरियम कहते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है त्योहारों से। किससे? त्योहारों से। तो त्योहारों की बात करें, त्योहार कौन कौन से हैं? तो त्योहारों में हम देखें महोत्सव, लद्दाख में जो महोत्सव मनाया जाता है वो कौन सा मनाता है? तो लोसार महोत्सव लद्दाख के अंदर, सिग्मो फेस्टिवल गोवा के अंदर और बिहू फेस्टिवल असम के अंदर, शिलोंग फेस्टिवल चेरी विलाज शिलोंग के अंदर और हरेली छत्तीसगढ़ के अंदर और हरेला उत्तराखंड के अंदर महोत्सव हैं। जैसे हम करें लोसार त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो लोसार त्यौहार लद्दाख के अंदर मनाया जाता है, और सिग्मो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? वो गोवा के अंदर मनाया जाता है, और बिहू त्यौहार असम के अंदर मनाया जाता है, और चेरी बिलौज त्यौहार वो शिलोंग के अंदर मनाया जाता है, और हरेली बड़ी की मात्रा तो बड़ी की मात्रा तो हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ के अंदर, और हरेला आका डंडा तो उत्तराखंड में भी आका डंडा रहा पर, तो हरेला त्यौहार उत्तराखंड के अंदर, काला घोड़ा मुंबई के अंदर, और काला नमक चावल फेस्टिवल वो सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के अंदर। काला नमक चावल फेस्टिवल सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के अंदर, और काला घोड़ा फेस्टिवल वो मुंबई के अंदर, और हॉर्नबिल त्यौहार वो नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। अगला है खेल की बात करें, टोक्यो ओलंपिक खेल क्या है? टोक्यो ओलंपिक खेल 32वां संस्करण है, भारत में 48वें। तो कौन सा? भारत में 48वें नंबर का है। लवलीना गोहन ये बॉक्सिंग से संबंधित है, असम राज्य की रहने वाली थी, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, ये मणिपुर की रहने वाली थी। रवि दहिया कुश्ती से संबंधित हैं और हरियाणा राज्य के रहने वाले थे। अगला जो होगा टोक्यो ओलंपिक खेल वो पेरिस में होगा। कहाँ होगा? पेरिस में। पैरा टोक्यो ओलंपिक गेम क्या होते हैं? तो पैरा टोक्यो जो ओलंपिक गेम होता है वो इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है सोमेटी। इसका शुभंकर क्या है? सोमेटी। 19 पदक जीते थे किसने? भारत ने। 19 में से 5 गोल्ड थे। क्या थे? 5 गोल्ड जीते थे पैरा टोक्यो ओलंपिक में। शुभंकर इसका सोमेटी है। 19 पदक जीते थे भारत ने। साक्षरता की बात करें 2011 दर, यानी कि 2011 के अनुसार साक्षरता क्या है? तो सबसे कम किस में साक्षरता?
वो बिहार में है, कितने परसेंट है, तो 73.7% साक्षरता है। सबसे अधिक कहाँ है, तो केरल में है 2011 के अनुसार 93.9%। भारत में पुरुष कितने हैं, भारत में पुरुषों की साक्षरता तो 74.04% है, और महिलाओं की साक्षरता है भारत में वो 65.46% है। हिंदी महीना तो चैत वैशाख जेठ ज्येष्ठ आषाढ़ सावन श्रावण भादो क्वार कार्तिक अगहन पूस माह। तो चैत वैशाख तो कार्तिक का जो माह होता है, कार्तिक माह में दीपावली मनाई जाती है और फागुन माह में होली मनाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा जनजातियों से। जनजातियाँ तो जनजातियाँ कहाँ रहती हैं, सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ निवास करती हैं, तो सबसे ज़्यादा जनजाति है वो मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित हैं। कौन सी जाति सबसे ज़्यादा, गौंड। और कौन सी और जाति भी जनजातियाँ पाई जाती हैं, कौन सी, भील। तो गौंड और भील जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश के अंदर। सबसे अधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। लेपचा जनजाति सिक्किम के अंदर है। गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ भी हैं, उन्हीं पहाड़ियों पर जनजातियाँ निवास करती हैं, तो ये मेघालय के अंदर पाई जाती हैं। गारो खासी जयंतियाँ जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, मेघालय राज्य के अंदर। कुकी जनजाति मणिपुर के अंदर पाई जाती है, और चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के अंदर पाई जाती है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।